गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले अध्याय में हम वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किए थे। इसमें वर्णमाला, वर्णों के प्रकार और वर्णों के उच्चारण का स्थान, इसके बारे में हम सब पढ़े। अब वर्ण के बाद जब वर्ण हमारे पास आ जाता है तो उस वर्ण से हम शब्द बना सकते हैं। तो ये तीसरा पाठ 3 है, शब्द विचार। शब्द विचार शब्द क्या है? वर्ण समूहों का एक निश्चित अर्थ होता है। अगर वर्ण को इकट्ठा किया जाए, 2 वर्णों को, और उसका अर्थ निकलता है तो वह सार्थक शब्द होता है, तभी शब्द का निर्माण होता है। अगर वर्णों को 2 वर्णों को या 2 से अधिक वर्णों को इकट्ठा किया जाता है, समूह बनाया जाता है और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वह निरर्थक शब्द कहलाता है। शब्दों के सार्थक समूह से ही वाक्यों की रचना होती है। शब्द क्या है? शब्द ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो। ठीक है, ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह हो जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वर्ण शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद। जिन शब्दों के विभिन्न आधारों पर शब्दों को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना, यानी रचना के आधार पर, और चौथा नंबर है प्रयोग के आधार पर। यानी शब्द ऐसे होते हैं, पहला जो अर्थ के आधार पर है उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भी भेद होते हैं। जैसे एक सार्थक शब्द होता है, पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो या अर्थ के बारे में अर्थ निकलता हो उसका, उस शब्द का, तो सार्थक शब्द है। यानी कि सार्थक शब्द वही है जब शब्दों के 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बने और उस शब्द का अर्थ निकले, वह सार्थक शब्द है। जैसे पानी या जल, ठीक है, या मछली, तो इसका अर्थ है, तो इसलिए यह सार्थक शब्द है। सार्थक शब्दों को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे एक है एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब होता है, जैसे नाम से ही विदित है कि एकार्थी मतलब एक अर्थ हो। ऐसा शब्द भी बनाया जाता है अर्थ के आधार पर जिन शब्दों का उस शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है, उसके अनेक अर्थ नहीं हो सकते, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक अर्थी का अर्थ होता है कि उसके शब्द के कई अर्थ हों। जगह जगह पर अनेकार्थी शब्द का अर्थ, जैसे एक शब्द रहता, शब्द वही रहेगा मगर अलग अलग स्थानों पे उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, अर्थ का होता है जैसे कि धन, पैसे को भी धन को भी कहा जाता है। और आपके आने का अर्थ क्या है, यानी कि अभिप्राय क्या है। ठीक, आपके कहने का अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है, एक ही चीज हुआ। और हेतु, यानी अर्थ को 3 स्थानों पर इस तरह धन, अभिप्राय और हेतु के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कनक का अर्थ होता है सोना, भी धतूरे को भी सोना कहा जाता है, कनक कहा जाता है, और गेहूं को भी कनक कहा जाता है। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द एक मतलब कि समानार्थक शब्द को कहते हैं, और वो ऐसे शब्द होते हैं जिनका शब्द अनेक शब्द होगा मगर उसका अर्थ एक ही होगा। जैसे ये जल है तो जल को पानी भी कहते हैं, पानी भी एक दूसरा शब्द हो गया, नीर भी हो गया और वारी भी हो गया, लेकिन तीनों शब्दों का अर्थ जल ही है। चौथा है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ वाले शब्द। कुछ शब्द हिंदी भाषा में ऐसे होते हैं जिनका अर्थ उल्टा भी लिया जाता है। उल्टा भी अर्थ होता है, शब्द का दूसरा अर्थ उल्टा लिया जाता है। जैसे आकाश है तो आकाश का उल्टा अगर कहा जाए तो पाताल हो गया। अमृत का विश्व हो गया। सत्य का असत्य हो गया। जीवन का मृत्यु हो गया। जन्म का मरण हो गया। इस तरह से इसका विलोम शब्द साथ साथ जुड़कर आते हैं। फिर है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जैसे घर के साथ वर जोड़ दिया जाता है, आंगन वांगन, तो ये वांगन का अर्थ कुछ नहीं होता लेकिन ऐसे ही उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसका
आंगन में आंगन वांगन में वांगन का कोई अर्थ नहीं, आंगन का अर्थ होता है, रोटी का अर्थ होता है, लेकिन रोटी का अर्थ कुछ नहीं होता है, तो रोटी निरर्थक शब्द हो गया, रोटी सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन उसका ऐसे बोलचाल की भाषा में प्रयोग लोग करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, अब आप पहला पढ़े हैं अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। शब्द उत्पत्ति के आधार पर उद्गम या जन्म का स्रोत यानी कि साधन, शब्दों की उत्पत्ति का साधन कहाँ से है, किस साधन से इसका जन्म हुआ है, इस आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। एक तो है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आए हुए हैं। जैसे तत् का अर्थ है, तत् का अर्थ होता है उस, असम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान, यानी कि संस्कृत हिंदी भाषा संस्कृत शब्द से उत्पन्न, संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, तो तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं और वो सीधा हिंदी में लाए गए हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य संस्कृत शब्द है, संस्कृत में भी आता है, लेकिन उसी सूर्य को हिंदी में भी प्रयोग किया गया है, वो तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक, उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे होना। तद्भव संस्कृत रूप का विकार है, यानी कि उसका बिगड़ा हुआ रूप है, दूसरा रूप है, अर्थात संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। जैसे पूत है तो पूत को पुत्र कहा जाता है, ठीक है, पूत नहीं कहा जाता है, उसका बिगड़ा हुआ रूप पूत है, और पुत्र शुद्ध रूप है। कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं, कोकिल कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा रूप क्या है, कोयल है। ठीक, तो इसको, ये जो संस्कृत से शब्द आया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ तो वही रहेगा, मगर उस शब्द को थोड़ा सा आसान बना करके हिंदी में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तत्सम और तद्भव एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के समान होते हैं। फिर है देशज। देशज शब्द, देशज जो देश में ही बने, जैसे हमारे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, तो विभिन्न प्रांतों से हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया गया है, उसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे लोटा है, पगड़ी है, लकड़ी है, खिचड़ी है, ये सब शब्द क्या है, देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए शब्द है, उसका हिंदी भाषा में समावेश किया गया है। अब है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी देश की भाषाओं से हिंदी में उनका समायोजन किया गया है। जैसे हमारे देश, हमारी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, तुर्की, ग्रीक, इन सब भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया है, कहानी, नाटक सब लिखने में। तो विदेशज शब्द किसी का, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। तो अंग्रेजी देखिए आप, जैसे चौक से हम लोग लिखते हैं ना, तो चौक क्या है, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फ़कीर है, फ़कीर जो मांगते हैं घूम घूम करके, तो वो क्या है, वो फ़कीर है, वो अरबी भाषा का शब्द है। फारसी के भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे कहानियों में उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ, चश्मा, बाज़ार, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द है, तुर्की है और ग्रीक के भी शब्द हमारे हिंदी भाषाओं में लिए गए हैं। तीसरा है रचना के आधार पर शब्दों की रचना। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना। तो अब उसकी रचना कैसे की गई, रचना के आधार शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको अगर उनका खंड किया जाए, उनको 2 भागों में बांटा जाता है, तो दो भागों में बांटने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं आता है। ठीक है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी है तो रोटी को 2 भागों में अगर बांट दिया जाता है तो दो शब्द जो अलग होते हैं वर्ण हो जाते हैं और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसका जो पहले अर्थ रहता है, जैसे कुर्सी ही है, अब रस्सी अलग कर दिया, रस्सी अलग कर दिया जाए, तो इसका अर्थ जो कुर्सी जिस पे हम लोग बैठते हैं उसका अर्थ नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से रूढ़ शब्द होते हैं जिनका खंड अगर किया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के
दो ही शब्द नहीं कि दो से अधिक शब्दों के जोड़ने से बने होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अनाथ होता है और आलय, तो उसको जोड़ दिया गया, अनाथ को आलय से जोड़ दिया तो अनाथ आलय बन गया, यानी कि अनाथों का रहने का स्थान। धनवान है जिसके पास धन है, और वान तो धनवान जो जिसके पास ज़्यादा धन है वो धनवान कहलाया। ठीक, तो यौगिक शब्द में अगर उसको दो शब्दों को जोड़ा गया है तो उसका एक नया अर्थ निकला है। ठीक है, वो एक दूसरा अर्थ वाला शब्द बन गया, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग ऋण शब्द है, जो शब्द यौगिक है लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। ठीक है, उसका सामान्य अर्थ होता है लेकिन उस सामान्य अर्थ को छोड़कर उसका विशेष अर्थ लिया गया है, अलग से अर्थ माना गया है, ज़्यादा महत्व उसको दिया गया। जैसे उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर चंद्र होता है चंद्रमा, और शेखर माने शी को कहते हैं, तो जिसके सिर पे चंद्रमा हो, ठीक है, वो चंद्रशेखर कहलाता है। तो चंद्रशेखर कौन है? शिव है। ठीक है, पीताम्बर, जिसका जो अंबर होता है वस्त्र, तो जो पीला वस्त्र पहनता है, तो पीला वस्त्र कौन पहनता है? गणेश जी पहनते हैं, तो पीताम्बर कहलाएंगे, उनका नाम ही पीताम्बर है। तो ये विशेष उसका अर्थ हो गया। इस शब्द दो शब्दों के जोड़ने से अंबर और पीत जुड़ गया तो बन गया पीताम्बर। ये दो शब्द जुड़े और इनका विशेष एक अर्थ अलग बन गया। अब है चौथा, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक है विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में काल, कारक, लिंग, वचन या पुरुष के कारण, ये शब्द काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, इन सबों के कारण, इनमें से किसी के भी कारण उसमें परिवर्तन हो जाता है शब्द में, तो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा जा सकता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जब संज्ञा यानी कि संज्ञा अगर लड़की है तो देखिए जा रही है, ठीक, लड़का है तो जा रहा है, तो विकारी शब्द हुआ क्योंकि उसमें क्रिया में परिवर्तन आया है। ठीक, तो इस तरह से उसमें बदलाव आता है। किसके कारण? जब उसका काल बदलेगा, समय बदलेगा, लिंग यानी स्त्रीलिंग बदलेगा, या एक से अनेक होंगे, ठीक है, या वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, किस पुरुष का है, ठीक है, तब इसमें परिवर्तन आ जाता है। जब परिवर्तन आता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी क्या है? जिन शब्दों का काल, कारक, लिंग, वचन और पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन होता, वो शब्द हमेशा वैसे ही होते हैं, चाहे किसी भी काल में हो, किसी भी वचन में हो, किसी भी स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो, किसी भी पुरुष में हो, या कोई भी कारक उसके साथ रहे, तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भाग हैं, देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाज बोधक। ये सब शब्द क्या है? ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब जब जैसे और है, तो जब दो वाक्यों को जोड़ा था तो और, तो वो चाहे स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग, राधा और मोहन, राधा और सीता, तो इसमें क्या है? ये और शब्द नहीं बदला ना, तो इसलिए ये अविकारी शब्द है। स्त्रीलिंग में भी नहीं बदला, पुल्लिंग में भी नहीं बदला, और का और ही रहा। ठीक, इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो अविकारी होते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने में इनका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।